नमस्कार, डिबेट के नंबर 1 शो ताल ठोक के में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुराग मुस्कान। देखिए, वक्फ संशोधन कानून का विरोध जो है वो अब हिंसक रूप लेता जा रहा है और हिंसा करने वालों का टारगेट कौन है पता है? हिंदू। जी हां, पिछले कई दिनों से पश्चिम बंगाल हिंसा की आग में जल रहा है। मुर्शिदाबाद से हिंदुओं का पलायन जारी है, उनकी हत्या हो रही है वहां और ऐसी खबरें लगातार आ रही हैं। मतलब साफ है, वक्फ कानून का विरोध करने वाले अब खुलेआम हिंसा कर रहे हैं और हिंदुओं को कर रहे हैं टारगेट। लोगों के घरों में पेट्रोल डालकर आग लगाई जा रही है। वहीं हिंदुओं की मास किलिंग के लिए पानी की टंकी में जहर मिला दिया जाता है। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, पानी की टंकी में जहर मिला दो, जो पानी पिएगा वो मर जाएगा। सोचिए, हिंदुओं के खिलाफ कितनी नफरत भरी है। तभी तो हिंदुओं को जान से मारने की तमाम कोशिशें की जा रही हैं और बंगाल पुलिस है कि बस मूक दर्शक बनी देख रही है। हालांकि कोर्ट ने अब केंद्रीय सुरक्षा बलों को तैनात किया है ताकि वहां पर हालात सामान्य किए जा सके, लेकिन उसके बाद भी कट्टर मानसिकता वाले लोग रुक नहीं रहे, मान नहीं रहे और प्रदर्शन के नाम पर लगातार बवाल कर रहे हैं। अकेले मुर्शिदाबाद में ही नहीं, मालदा, बहरमपुर, हुबली, तमाम ऐसे इलाके हैं जहां पर हिंदुओं को टारगेट करके हमला किया जा रहा है, जिसकी वजह से वहां रहने वाले हिंदू परिवार या तो डर के साए में जी रहे हैं या फिर भाग रहे हैं, वहां से पलायन करने को मजबूर है। वहां से झारखंड और मध्य प्रदेश में भी हिंदुओं को टारगेट करके उन पर हमला किया जा रहा है। कभी पत्थरबाजी की जाती है तो कभी तलवार से हमला किया जाता है। वीडियो है, दिखाऊंगा आपको। ये सब हो रहा है कुछ मौलानाओं के भड़काऊ बयान की वजह से ये सब हो रहा है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या बंगाल में विरोध के नाम पर हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है? क्या ममता बनर्जी वोट बैंक के लिए हिंदुओं के खिलाफ हो रहे अत्याचार को देखकर भी खामोश हैं? और सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि आखिर क्या किसी सोची समझी साजिश के तहत कट्टरपंथी हिंदुओं पर हमला कर रहे हैं? आज इसी मुद्दे पर ताल ठोक कर करेंगे चर्चा। वक्फ कानून के विरोध में देश भर में किस तरीके का माहौल है और इस पर चर्चा बहुत जरूरी है। तो चर्चा के लिए आज पैनल में जो गेस्ट मेरे साथ हैं, मैं उनका इंट्रोडक्शन करा देता हूं। बीजेपी के वरिष्ठ नेता अर्जुन सिंह हमारे साथ होंगे। समय उनका कम रहेगा, बहुत कम समय के लिए जुड़ेंगे, इसलिए सबसे पहले मैं उन्हीं के पास जाऊंगा। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता प्रदीप भंडारी यहां स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर अजीज खान होंगे हमारे साथ, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। विनोद बंसल हमारे साथ रहेंगे विश्व हिंदू परिषद से। इसके अलावा एमआईएम से आदिल हसन प्रवक्ता हमारे साथ होंगे। नीरज राय राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ होंगे। कांग्रेस के प्रवक्ता दीपक झा हमारे साथ जुड़ेंगे। मुमताज आलम रिजवी इस्लामिक स्कॉलर यहां स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं। हिंदू धर्मगुरु आचार्य विक्रमादित्य यहां मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं और वरिष्ठ पत्रकार राम कृपाल सिंह मेरे साथ यहां स्टूडियो में मौजूद हैं। तो मैं चर्चा शुरू करता हूं अर्जुन सिंह जी के साथ, जो कि सीनियर बीजेपी लीडर हैं। वेस्ट बंगाल से आप आते हैं, बंगाल से आते हैं। अर्जुन सिंह जी, आप तो टीएमसी में भी रहे 2 बार और अब आप भारतीय जनता पार्टी में हैं। दोनों ही का चाल चरित्र और चेहरा आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। सवाल ये उठ रहा है कि पश्चिम बंगाल में कि क्या हिंदुओं को जानबूझ करके टारगेट किया जा रहा है? दूसरा सवाल ये उठ रहा है कि ममता बनर्जी वहां मूक दर्शक बनी हुई हैं, उनका प्रशासन कानून व्यवस्था वहां पर मूक दर्शक बनी हुई है। क्या आने वाले साल में जो चुनाव वहां पर विधानसभा के होने हैं उसके मद्देनजर ये सब मौन धारण करके एक स्ट्रेटेजी के तहत काम किया जा रहा है? और यह भी बताइएगा कि भारतीय जनता पार्टी पर उल्टा टीएमसी का आरोप है कि यह सब भारतीय जनता पार्टी करवा रही है। जी, सबसे पहले बात है कि ये ममता बनर्जी का स्टेट स्पॉन्सर ऑर्गेनाइज वे में ये क्राइम हो रहा है वहां। और ममता बनर्जी जी इसको आज 18-20 दिन से हवा दे रही थी। रामनवमी के जुलूस में दंगा होगा, दंगा होगा। उसके बाद उन्होंने हिंदू धर्म गंदा धर्म है ये बयान दिया था। ईद के नमाज पढ़ने के वक्त उन्होंने ये बयान दिया था। लेकिन रामनवमी का जुलूस और हमारे हनुमान जयंती एकदम आराम से बीत गया। उसके बाद इनका जब मंसूबा कामयाब नहीं हुआ तो इन्होंने मुस्लिम संगठनों को जो अंसुरुल्लाह बंगला के तत्वाधीन में काम करते हैं, जो मुर्शिदाबाद से 9 हमारे बंगाल में 9 जिला जो है डेमोग्राफी चेंज हो चुका है, जहां 80%, 85%, 70%, 60% से ऊपर मुसलमान रहते हैं। और वो जगहों पर ममता बनर्जी के लोग जो सरकारी अधिकारी हैं
इनके तत्वाधान में ये सारा ऑपरेशन कामयाब किया गया। जो जाफराबाद में जिन जिन 2 लोगों की हत्या की गई, 4 घंटे बाद पुलिस वहां पहुंची। 4 घंटे के बाद पुलिस पहुंची और सरकार जो है, सरकार का बयान अभी तक, ममता बनर्जी का बयान ये नहीं आया कि मुसलमान आतंकवादी जो हैं या बांग्लादेश के अनुप्रवेशकारी मुसलमान जो हैं। आतंकवादी वहां कौन है, आतंकवादी वहां कौन है? ये तो आप आपत्तिजनक शब्द बोल रहे हैं अर्जुन सिंह जी। कट्टरपंथियों को या फिर नहीं, या चरमपंथियों को आप आतंकवादी क्यों कह रहे हैं उनको? मुसलमान आतंकवादी कैसे कह दिया आपने? मैं बोल रहा हूं ना, मैं कोट करके बोल रहा हूं कि अच्छा। बांग्लादेश के जो मुस्लिम आतंकवादी हैं, जो पूरा बॉर्डर इलाका को कंट्रोल करके रखे हैं, हाँ। वो जाकर वहां ये सारा ऑपरेशन कराए हैं। और पुलिस बॉर्डर पर जो सिक्योरिटी होती है वो ममता बनर्जी की नहीं होती ना सर, अर्जुन सिंह जी। भाई साहब, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स तो यही तो है। 400 किलोमीटर का जगह मांगते मांगते थक गया केंद्र सरकार, और आज तक वो जगह नहीं मिली। और जगह जहां जाता है काम करने के लिए, बीएसएफ के लोग जब काम करने जाते हैं तो बीएसएफ पर हमला होता है, और बीएसएफ को सबसे ज्यादा ममता बनर्जी टारगेट करती है। ममता बनर्जी उनको झूठे मुकदमे में फंसाती हैं, उनके अगेंस्ट में महिलाओं के द्वारा केस कराया जाता है, और एक स्टेट की मुख्यमंत्री किसी भी केंद्र सरकार का जो एजेंसी है बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, तो उसके खिलाफ सीधा आरोप लगाती है, सीधा उनको धमकाती हैं और कहती हैं कि अगर वो 50 किलोमीटर के अंदर में कहीं भी कोई आता है तो उसके अगेंस्ट में एफआईआर करो। और आज भी आप देखे होंगे उनका स्पोक्स पर्सन जो है वो कुणाल घोष, वो कह रहा है कि बांग्लादेश से बीएसएफ ने आतंकवादियों को लाकर, वहां से क्रिमिनलों को लाकर बांग्लादेश से, और यहाँ झमेला कराया है, यहाँ गंडोगोल कराया है, यहाँ आगजनी करवाया है। क्या तमाशा बन के रखा हुआ है। आप वहां एक पैनल बैठाए हैं। आप बंगाल की स्थिति, आपके बहुत सारे लोग यहाँ काम करते होंगे। बंगाल में जो मालदा, मुर्शिदाबाद और दिनाजपुर से लेकर रायगंज से लेकर आप क्या नाम है, नदिया से लेकर दोनों 24 परगना, आप समझ नहीं सकते हैं यहाँ हिंदू किस स्थिति में है। यहाँ के हिंदू आज अपनी बात नहीं रख सकते हैं, और यहाँ के हिंदुओं के ऊपर जिस तरह से जुल्म होता है कहीं बोल नहीं सकते हैं। ममता बनर्जी से ना उम्मीद हो चुके हैं आप, उनकी कानून व्यवस्था से ना उम्मीद हो चुके हैं आप। दुर्भाग्य कि आपकी वहां सरकार नहीं है, लेकिन बहुत बड़ा सौभाग्य केंद्र में सरकार है आपकी, वो शांत क्यों बैठी हुई है फिर? भाई साहब, ये प्रश्न बंगाल के हिंदू अब करना शुरू कर दिए हैं कि हमारी जो केंद्र सरकार है, जो जिनका दायित्व बनता है कि बॉर्डर इलाका के 50 किलोमीटर के भीतर बीएसएफ को अधिकार है एफआईआर करने का, क्यों नहीं एफआईआर हो रहा है, क्यों नहीं उस पर एक्शन हो रहा है? आज हाईकोर्ट जो आदेश दिया है, मैं रात में बहुत सारे वहां के, हमारे पास सैकड़ों फोन आए थे कल, और वहां बमबाजी की घटना कल रात भर हुई है। तो मैं कहता हूं आज दिन में भी आप देखे होंगे, आपके चैनल में भी आपने देखा होगा कि जाफराबाद में फिर हमला हुआ है। तो मैं कहता हूं कि सारे पैरामिलिट्री फोर्स और पुलिस के फोर्स और आईपीएस अधिकारी सब वहां हैं, फिर हमला हो रहा है। साहब, एक बात ध्यान दीजिए कि जिस राज्य में आईपीएस और आईएएस अधिकारी सरकारी स्टेट एजेंसी, सरकार के कहने पर चलना शुरू कर दिए हैं, वहां सबसे बड़ी समस्या है कि अगर भारतवर्ष में ऐसे बॉर्डर इलाकों में। अर्जुन सिंह जी, मैं इस पे डिबेट करूंगा, बस मैं ये आखिरी सवाल पूछना चाह रहा हूं, क्योंकि मैंने आपसे कहा था आप टीएमसी में भी रहे हैं, उसका चाल चरित्र चेहरा भी आप जानते हैं। जो आप ममता बनर्जी और टीएमसी पर आरोप लगा रहे हैं, दावे के साथ आप बात कर रहे हैं, तो ये सिर्फ आशंका जाहिर कर रहे हैं या फिर आपने देखा है टीएमसी में रहते हुए कि ममता बनर्जी का काम करने का यही तरीका है? मैं तो टीएमसी को जन्म देने के समय टीएमसी में था, और टीएमसी को हमने सरकार लाने में, भले ममता बनर्जी मुख्यमंत्री बनी, लेकिन सरकार लाने में हम लोग की बहुत बड़ी भूमिका थी। लेकिन सरकार आने के बाद ममता बनर्जी ने जिन अपराधियों के खिलाफ हम लड़े थे, जो टेररिज्म सीपीएम कम्युनिस्टों ने यहाँ करके रखा था, जिनके खिलाफ लड़ाई लड़के हम लोगों ने सरकार लाई थी, वो सारे के सारे अपराधी आज के डेट में तृणमूल कांग्रेस में हैं। और वो अपराधी जिसमें 90% जो मुसलमान हैं, जैसे आप देखिए बॉबी हाकिम से लेकर सिद्दीकुल्ला चौधरी से लेकर ये जहांगीर से लेकर आप बारिक विश्वास से लेकर जितने भी उनके शाहजहां शेख से लेकर, ये सारे लोगों को खुलेआम छूट मिला हुआ है। और जो भी अपराध करो, हमारी सरकार को बचा कर रखो। 33% का 99% कैसे वोट आए, इसके लिए ममता बनर्जी आंख बंद करके रखी हुई है। और मैं आपके माध्यम से हमारे सरकार के, केंद्रीय सरकार से एक आवेदन करना चाहूंगा कि अगर बॉर्डर इलाका में
अगर बॉर्डर इलाका में शांति नहीं, अब डेमोग्राफी नहीं बदलना है आपको, अगर भारतवर्ष के अंदर उनको रखना है, तो ठीक है, ऑल इंडिया सर्विस कानून को इमीडिएट लागू कीजिए। ठीक है। नहीं तो मेरे ये माध्यम से कश्मीर केंद्र तक दूसरा आप अपनी बनने बात जा क्यों रहा पहुंचा है, रहे हैं? आप तो बंगाल भारतीय एक जनता कश्मीर पार्टी के बनेगा वरिष्ठ नेता और हैं, बंगाल आप ही की कश्मीर सरकार बन है रहा केंद्र है। में, उसमें मेरे को माध्यम बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ नहीं, रही मैं है? तो आप इसलिए सीधे बोल रहा बात हूं कर कि सकते यहाँ के हैं। हिंदू जी, मर जी, रहे हैं, मैं समझ रहा हूँ। यहाँ ठीक के है अर्जुन हिंदू सिंह जी, कश्मीर बहुत बहुत की स्थिति धन्यवाद में करना हैं। चाहूंगा। आपके पास समय की कमी थी तो मैं शुरुआत में आपसे बात हुई मेरी। अब आपके रिएक्शन पर आपसे जो बातचीत हुई है उस पर मैं रिएक्शन लूंगा। नीरज राय हमारे साथ हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। नीरज राय, आपने देखा कि अर्जुन सिंह जो टीएमसी के बड़े लंबे समय तक नेता रहे हैं, उन्होंने क्या कुछ कहा। उन्होंने कहा कि साफ तौर पर ममता बनर्जी का किया धरा है। जिस तरीके से वहां हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है, इसकी बाकायदा स्क्रिप्ट लिखी है ममता बनर्जी और टीएमसी ने। ये बताइए अनुराग भाई, 2016 से ही देखा जा रहा है कि जो भारतीय जनता पार्टी स्वघोषित हिंदुओं की ठेकेदार बनी घूम रही है, जब जब चुनाव आता है बंगाल में हिंदू टारगेट होते हैं और हिंदुओं के ऊपर ही अत्याचार होता है, भारतीय जनता पार्टी अपना आरोप लगाती है। लेकिन चुनाव बीतने के बाद भारतीय जनता पार्टी ये बता दे कि कितने इनकी जो जितनी भी जांच एजेंसियां गई हैं, कितने ने फाइनल रिपोर्ट जारी किया जांच है, एजेंसियों बताया है को ममता बनर्जी काम कहां करने देती हैं पश्चिम बंगाल में, ये बताइए। अनुराग भाई, ममता बनर्जी एक राज्य की मुख्यमंत्री हैं, भारत गणराज्य की प्रधानमंत्री नहीं है। हाँ। और एक निरंकुश अगर राज्य होता है उस पर अंकुश कितने लगाने उदाहरण के लिए दे दूं मैं, केंद्रीय जांच एजेंसियां वहां पर गई, ममता बनर्जी ने उनके अधिकारियों पर ही आरोप लगा दिया। अरे नहीं, वहां हाई कोर्ट को इंटरवीन करना पड़ा, सुप्रीम कोर्ट। हाई कोर्ट, यह तो बंगाल पहला प्रदेश है ही जो कि सबसे ज्यादा हाई कोर्ट भारतीय जनता पार्टी भागती है। और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के पास जब जाना तो सबका अधिकार है, जब इतने पुख्ता सबूत है तो उसको सबमिट करके सरकार पे कार्रवाई करे। अब भी विपक्ष की तरह ही बोले जा रहे हैं। एक भी भारतीय जनता पार्टी के नेता का कोई बयान दिखा दिया जाए जो ये कहा हो कि वहां पर शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए सभी लोग एक साथ आए और वहां पे शांति व्यवस्था बनाया जाए। लेकिन नहीं, 2026 में चुनाव होना है भाई, चुनाव से चुनावी मोड़ तक रहने वाले तो चुनाव तो ममता बनर्जी के लिए भी है और उनके लिए ज्यादा बड़ा चैलेंजिंग चुनाव है ना, ये बने रहना है सत्ता में, एंटी इनकम्बेंसी भी है। ये तो भारतीय जनता पार्टी दिखा रही है कितना चुनाव चल रहा है और कितना है हिंदू टारगेट में है। तो स्वघोषित हिंदुओं के ठेकेदार बने क्यों घूम रहे हो भाई? क्यों हिंदू खतरा में है वहां पर? आप कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं हिंदुओं को बचाने का? आपने देखा था अनुराग भाई कि 2021 में रातों रात 150 करीब परिवार हिंदू पहुंच गए थे आसाम में और हेमंत बिस्वा शर्मा सरीखे तमाम नेता वहां पर स्वागत किए थे। उस समय भी पलायन हुआ था। सरीखे का क्या मतलब है? मुख्यमंत्री है भाई। नहीं, उस समय नहीं थे ना, अब बने हैं, उस समय नहीं थे। लेकिन जब हुआ वहां पर तो उन परिवारों को क्या ये लोग ले आकर यहाँ पर फिर बंगाल में बसाए या उसके बारे में क्या हुआ? अच्छा एक बात बताइए, ममता बनर्जी की पुलिस और ममता बनर्जी की पुलिस मूक दर्शक क्यों बनी रहती है? अगर ये बीजेपी करवा रही है और ममता बनर्जी एक शब्द भी कुछ क्यों नहीं कहती? वहां लोगों के घर जलाए जा रहे हैं, पानी की टंकी में जहर मिलाया जा रहा है, वहां पर कारें फूकी जा रही हैं, तो ममता बनर्जी के मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला, ऐसा क्यों? नहीं, ऐसा तो नहीं लग रहा है कि वहां की पुलिस मुख्य दर्शक बनी है। 150 करीब लोग पकड़े भी गए हैं। डीजीपी वहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, सबको दिशा निर्देश भी दे रहे हैं, यहाँ तक कि बीएसएफ को भी बुलाकर लगाया गया है वहां पर। ऐसा भी नहीं है कि मुख्य दर्शक बने हुए हैं। और रही बात बंगाल की, तो आपको याद होगा अभी बहुत जल्दी ही हुआ था, बहराइच में भी यहाँ पे घटना घटी थी। इस पर मैं सरकार को दोषी कभी नहीं ठहराया हूँ, बहराइच में भी हुआ था। लेकिन जब आपके यहाँ होता है तो सरकार का, प्रशासन का फेल्योर होता है, दूसरे प्रदेशों में होता है तो सरकार फेल्योर होती है, या कैसा इन लोगों का समीकरण किस पैरामीटर से नापते हैं, इस पर अभी सोचने वाली बात हो जाती है। ठीक है। ममता बनर्जी जिस बिल को लेके कह रही है कि मैं लागू नहीं होने दूंगी, आखिरकार उसकी वजह से वहां पे इतना हिंसा होने कराने की आवश्यकता क्यों पड़ गई ममता बनर्जी को? अभी तो सोचने वाली बात है। ममता बनर्जी, अब वैसे तो ये सब जो आप विपक्ष है और इंडी गठबंधन है, ये संविधान की कॉपी लिए फिरते हैं, लेकिन संविधान सम्मत और संसद से पास कानून को जब आप कहते हैं कि लागू नहीं होने देंगे, तब आपको नहीं लगता कि आप संविधान का अपमान कर रहे हैं? ये राजनीतिक फायदा के लिए जो भाजपा कर रही है वो ममता बनर्जी कर रही है। राजनीतिक फायदा ही किया जा रहा है जो सर्वसम्मति से। तो मतलब आप मानते हैं कि राजनीतिक फायदे के लिए ममता बनर्जी वहां कर रही है, ये आपने माना? ये बड़ी बात है कि भारतीय जनता पार्टी ने कानून पास नहीं करवाया, ये संविधान सम्मत संसद से पास हुआ है। का ठेकेदार बने। अरे भाई, संसद से कानून पास हुआ है, भारतीय जनता पार्टी ने रात में अपने घर से कानून मुख्यालय से पास नहीं किया है। ये
मुख्यालय से कानून नहीं बना है, संसद, देश की संसद से कानून बना है। लेकिन चलिए, प्रदीप भंडारी, इतना तो माना नीरज जी ने कि ममता बनर्जी राजनीतिक मंशा के साथ ये काम कर रही, क्योंकि अगले साल चुनाव है वहां पर। अनुराग जी, आज बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी की जयंती है। मैं उनको नमन करना चाहता हूं और साथ में कहना चाहता हूं कि अगर आज कहीं संविधान की हत्या हो रही है तो पश्चिम बंगाल के अंदर हो रही है, और मैं सिर्फ तथ्यों के आधार पर बात कर रहा हूं। झारखंड भूल गया जी, झारखंड के अंदर भी है, पर अगर सबसे बड़ी हत्या हो रही है तो ये बंगाल के अंदर हो रही है। दो फोटो देखिए अनुराग जी, ये है ममता बनर्जी की फोटो और साथ में है ये सोहरावर्दी की फोटो। आजादी के पहले बंगाल का मुख्यमंत्री था जो लाल बाजार के पुलिस स्टेशन में बैठकर हिंदुओं की हत्या करवाता था। ये डॉक्यूमेंटेड है और ये डायरेक्ट एक्शन डे के वक्त में ये बंगाल का मुख्यमंत्री था जहां लाखों हिंदुओं ने अपनी जान खोई थी। अब देखते हैं, आप क्रोनोलॉजी समझिए। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी है। लॉ एंड ऑर्डर स्टेट में दिक्कत क्या है मुझे बताइए। नहीं, कोई दिक्कत मैंने कहा बोला, मैं तो बता रहा हूं कि दोनों के अंदर एक क्रोनोलॉजी सिमिलैरिटी है। मैं आपको बताना चाहता हूं बंगाल के अंदर इस वक्त स्थिति क्या है। लॉ एंड ऑर्डर एक स्टेट सब्जेक्ट है। लॉ एंड ऑर्डर स्टेट सब्जेक्ट होने के बावजूद जहां जहां हिंदू माइनॉरिटी के अंदर है, मुर्शिदाबाद के अंदर हिंदू माइनॉरिटी के अंदर है, मालदा के अंदर हिंदू माइनॉरिटी के अंदर है, यहां से हिंदुओं का पलायन हो रहा है, हिंदुओं के घर जलाए जा रहे हैं, पुलिस के ऊपर हमला हो रहा है, बीडीओ कॉम्प्लेक्स जलाया जा रहा है, पर ममता बनर्जी की पुलिस एक्शन क्यों नहीं ले रही। फरवरी 2024 के अंदर ममता बनर्जी ने ओपन वीडियो में, ये मेरा वीडियो नहीं ममता बनर्जी का है, ये कहा था कि यार कोई भी हिंदू भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करेगा वो काफिर है और उसके खिलाफ बदला लिया जाएगा। तो ममता बनर्जी का जब ओपन स्टैंड ये रह चुका है, आज ही बॉबी हकीम ने क्या कहा, बॉबी हकीम ने ये कहा कि भाई क्या हो रहा है, एक जगह से जाकर दूसरी जगह तो हिंदू आ रहे हैं, तो मतलब वो जस्टिफाई करने की प्रयास कर रहे हैं। आज जो बंगाल में हो रहा है ये प्री प्लान्ड हो रहा है। पास में असम के अंदर 40% मुसलमान है, असम के अंदर तो कुछ नहीं हो रहा। उत्तर प्रदेश में मुसलमानों की संख्या जो है बंगाल से ज्यादा है, वहां क्यों नहीं हो रहा? क्यों? क्योंकि ये स्टेट स्पॉन्सर्ड है। उन्होंने बात करी चुनाव की, 2021 का बंगाल चुनाव हुआ था, उसके बाद टारगेटेड रूप से हिंदुओं के ऊपर हमला हुआ था और कलकत्ता हाईकोर्ट ने कहा था लॉ ऑफ द रूलर चल रहा है ना रूल ऑफ द लॉ। और ये एक बात नहीं है अनुराग जी, जब सरस्वती पूजा होती है हिंदुओं को कोर्ट जाना होता है, जब दुर्गा पंडाल पे होता है हिंदुओं को कोर्ट जाना होता है, जब रामनवमी की शोभा यात्रा होती है कोर्ट जाना पड़ता है। माताबारी के अंदर अभी मार्च के एंड के अंदर हिंदुओं के ऊपर हमला हुआ था जब ममता बनर्जी लंदन के अंदर बैठी थी और अभी तक उन्होंने एक भी अफेक्टेड एरिया के अंदर वो क्यों नहीं गई? क्यों? क्योंकि ये स्टेट स्पॉन्सर्ड है, ये कोइंसिडेंस नहीं है। और बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने क्या कहा था अपीजमेंट के खिलाफ? बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने अपीजमेंट के खिलाफ स्पष्ट कहा था कि अगर तुष्टीकरण की राजनीति आगे जाएगी, ये मैं नहीं कह रहा हूं, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर कह रहे हैं, उनके एग्जैक्ट वर्ड्स हैं, ये थॉट्स ऑफ पाकिस्तान 1941 के अंदर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने उस वक्त कांग्रेस को एक्यूज करते कहा था कि अगर कांग्रेस माइनॉरिटी का वोट लेने के लिए तुष्टीकरण करेगी तो इससे देश का नुकसान होगा। आज वही कांग्रेस पार्टी नहीं, ममता बनर्जी भी साथ में कर रही है। कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता है नीरज राय, आपका रिएक्शन इस पर? जी प्रदीप भाई, किसी भी अफेक्टेड एरिया में ममता बनर्जी अब तक गई नहीं, कहीं ना कहीं अपना वो कुछ छेद छोड़ जाते हैं। अब ये कह रहे थे 2021 के इलेक्शन में हाई कोर्ट ने बोला था, शायद इनको नहीं पता है कि आचार संहिता लगने से लेकर शपथ ग्रहण तक पूरी कानून व्यवस्था। अरे नीरज राय, हाई कोर्ट के अंदर क्या बोला था? लॉ ऑफ द रूलर चल रहा है और उसके बाद जाके सीबीआई इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर करी थी। पढ़ लिख के आया करो। ये जो दलील आपने दी है कोर्ट के अंदर ममता बनर्जी की सरकार ने दी थी, उसके बाद सीबीआई इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर हुई थी कि नहीं हुई थी? सीबीआई इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर हुई थी कि नहीं हुई थी? और बात करते हो केंद्र फोर्सेस के ऊपर हमले की, जनवरी 2024 के अंदर जब ईडी की टीम इन्वेस्टिगेशन करने गई थी, ममता बनर्जी के गुंडों ने उस पर अटैक किया था। अब बताइए ना क्या करेंगे? अभी कलकत्ता हाईकोर्ट ने बीएसएफ डिप्लॉय करी अफेक्टेड एरिया के अंदर। नीरज राय को सुन लेते, नीरज राय को बोलने दे। हाँ, प्रदीप भाई, दुर्गा पूजा को परमिशन बनारस में भी नहीं मिला था। मोदी जी के संसदीय क्षेत्र में प्रशासन को दिखाया गया कि वहां प्रशासन परमिशन नहीं दे पा रहा है। तो बंगाल के अंदर जो प्रशासन दिखा रहा है कि नहीं रामनवमी जुलूस नहीं निकलेगा, निकलने के बाद प्रदीप। अरे नीरज भाई, बंगाल के अंदर पीड़ित कौन है? हिंदू है। एक मुसलमान का नाम बता दो जिसका घर जलाया पिछले इतने समय में। अरे अगर ये एंटी हिंदू वायलेंस नहीं है तो बताओ एक मुसलमान का जिसका घर जलाया गया है। ममता बनर्जी चूंकि जनादेश खोने की उनको डर है, वो दंगा कराना चाहती है बंगाल के अंदर। ये मेरा चार्ज है। बताइए, वक्फ अमेंडमेंट बिल में पूरे देश के अंदर, महाराष्ट्र में भी पीसफुल प्रोटेस्ट हुआ है, देश एक्सेप्ट कर रहा है। क्यों बंगाल के अंदर ही सिर्फ हो रहा है? क्योंकि ममता चाह रही है कि ये हो रहा है।
ठीक आप है। क्या कर रहे हैं बैठकर केंद्र की अरे सरकार भैया, की हमारा सरकार जुरिस्डिक्शन नहीं है लॉ एंड ऑर्डर। कलकत्ता हाईकोर्ट ने जहां बीएसएफ डिप्लॉय करी है वहां पे एक भी हमला नहीं हो रहा है। प्रदीप भाई 10 सालों से आप लॉ एंड ऑर्डर पे उंगली उठा रहे हैं। आपसे तो नहीं लगी, भारत की सरकार से मैं कहना चाहूंगा कितनी बार एक्शन लिया है? क्या इतनी मतलब ममता बनर्जी एक प्रदेश की पढ़ के आया मुख्यमंत्री करो। 2021 का पोस्ट पोल वायलेंस हुआ, कलकत्ता हाईकोर्ट गए, केंद्र जांच ऑर्डर हुई। अभी कलकत्ता हाईकोर्ट गए, बीएसएफ को डिप्लॉय किया गया। तुम्हारे जैसे इमरजेंसी वाले लोग नहीं है, समझे? आपके जैसे इमरजेंसी वाले लोग नहीं है। धन्यवाद कि आपने मैं कह रहा हूं अनुराग भाई, आप एक इनसे बता दीजिए, अगर ये टारगेटेड एंटी हिंदू नहीं है तो मुझे बता दीजिए कि सिर्फ हिंदू ही पीड़ित क्यों है। 21 में आप भाजपा में प्रवक्ता नहीं थे ना, तो 21 अरे की नीरज भाई, मैं क्या था क्या नहीं था छोड़ो, तो आपको पंचर जोड़ना है, पंचर जोड़ना है इस डिबेट के बाद में। मुझे ये बताओ कि हिंदू है कि नहीं है पीड़ित? नहीं ये हिंदुओं पे कोई वहां नहीं है, भाजपा के वोट पे वहां पे चोट हो रही है, हिंदुओं पे नहीं हो तो रहा है। मान रहे हो कि ममता बनर्जी को हिंदू वोट नहीं चाहिए ना? मतलब मान रहे हो नीरज राय तुम्हारे जैसे लोग कि ममता बनर्जी को हिंदू सेकंड ग्रेड सिटीजन है, हिंदू वोट नहीं चाहिए? स्पष्ट कर दिया कि भारतीय जनता पार्टी को हिंदू वोट करता है, इनको हिंदू वोट नहीं चाहिए, तो इनको ये दंडित करना हमारे है। जैसे लोगों को बात छोड़िए। ठीक है। रामकृपाल जी, नीरज राय का सीधा सीधा मतलब यह है कि केंद्र कुछ क्यों नहीं करता। मतलब ममता बनर्जी ने सभी को डिमीन किया, जब उन्होंने राष्ट्रपति को कुछ नहीं समझा, उन्होंने प्रधानमंत्री को, गृह मंत्री को, उन्होंने किसी केंद्रीय जांच एजेंसी को कुछ नहीं समझा, सुप्रीम कोर्ट को कुछ नहीं समझती, वो हाई कोर्ट को कुछ नहीं समझती, अब संसद से पारित कानून को वो कह रही है मैं लागू नहीं होने दूंगी। तो नीरज राय शायद ये कहना चाह रहे हैं कि ऐसा ही है तो पश्चिम बंगाल में केंद्र ने राष्ट्रपति शासन क्यों नहीं लगा दिया अब तक? यही तो बात है, उनके मुंह से ये सच्चाई निकल गई कि अगले साल चुनाव होने से पहले केंद्र अगर राष्ट्रपति शासन लागू कर देता है तो जो भी अभी तक जो सिंपैथी या जो एक तरह से कह रहे हैं कि राज्य सरकार के प्रति जो गुस्सा है वो बदल जाएगा। फिर वही होगा कि देखिए, एक चुनी हुई लोकतांत्रिक सरकार को मोदी ने भी गिरा दिया। ये वही काम किया जो कांग्रेस सरकार में इंदिरा गांधी कहती थी हम तो सरकारें गिराते हैं, उन्होंने स्वीकार किया था। तो मेरा ये कहना है कि आप कहीं ना कहीं ये मंशा बहुत साफ है कि चुनाव से पहले कुछ इस तरह का वातावरण बनाइए। अब वो देख रही हैं ममता जी भी कि कहीं ना कहीं ये कुछ ज्यादा ही हो गया है, तो कुछ इस तरह की चीजें हों कि केंद्र सरकार मजबूरन कुछ ऐसा काम करे मतलब वो ताकि बिल्कुल बिल्कुल। और एक बात और कहूंगा, अर्जुन सिंह जो बात कह के गए, मैं अनुराग जी कहता था, जब उन्होंने कहा ना कि जो सीपीएम के गुंडे थे वो आए ना, तो मैंने हमेशा एक बात कही है कि बंगाल में सत्ता का हस्तांतरण नहीं होता, हिंसा का हस्तांतरण होता है। और जो बिल्कुल सही है। दूसरी बात, ये वक्त का मुद्दा नहीं है। जिस तरह से पूरी तरह से तैयारी की गई है यहां से लेकर के अगले साल चुनाव तक, पिछले चुनाव में जो लोग छोड़ करके असम भागे थे, कौन लोग थे आपको याद ही होगा। ये बार बार ये कोशिश की जा रही है। मैंने जैसा उस दिन भी कहा था कि तुष्टीकरण, ये सिर्फ तुष्टीकरण नहीं है, एक पूरी तरह से एक ऐसी एक बहाना चाहिए था इलेक्शन के पहले, किसी तरह से ये आग लगाने का मौका मिल जाए। और ये वक्त पे एक बहाना है, जिस तरह से हुआ है अर्जुन सिंह ने कहा और ये जो मिस्टर राय कह रहे थे, ये बताइए कांग्रेस शासित या अपोजिशन की तो कई सरकारें हैं, कहां पे हो रहा है इस तरह भाई, जिस तरह बंगाल में हो रहा है। तो ऐसा तो नहीं है कि बाकी जगह माइनॉरिटीज नहीं है और लोकतांत्रिक तरीके से करें, लेकिन जिस तरह से गरीबों को मारा जा रहा है, गरीबों के घर उजाड़े गए हैं, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान, इंसान है सबसे पहले। कृपया किसी ने अब तक ये नहीं कहा कि मुर्शिदाबाद में जो कुछ हुआ है सबको दुख है इस बात का। पहली बात तो यह है कि हम अगर इंसान हैं तो हमें इस पर दुख व्यक्त करना चाहिए, हम किसी भी पार्टी को कुछ भी हूं। और ये मैं फिर कह रहा हूं, ये सिर्फ ये नहीं है जो बांग्लादेश में हुआ, उसका टोटल वही सब सारी चीजें उस सीमावर्ती क्षेत्रों में हो रही हैं जो बांग्लादेश में जो हिंसा हुई हिंदुओं के खिलाफ कोई वक्त को लेकर के नहीं हुई थी, वो पैटर्न और बराबर की एक जो नफरत है उसको बढ़ावा दे रही है। और फिर सुन लीजिए, एक आखिरी बात कर रहा हूं कि कोई भी केंद्रीय फोर्स चला जाए, हमेशा जिसको कहते हैं जो राज्य सरकार होती है, प्रशासनिक जिम्मेदारी उसकी होती है, उसके बिना कोई भी डीएम के आदेश के बिना कोई एक गोली नहीं चला सकता है। तो जो सत्ता में बैठा हुआ है उसकी जिम्मेदारी है। और आपने कह दिया कि राय साहब ने कि बीजेपी ऐसा करवा रही है, तो भी ये ममता का फेल्योर है। अगर बीजेपी वहां जाके करा रही है और सबको आपको पता था, क्या कर रहे हैं? ये सारी चीजें के सब बीजेपी करवा रही है, क्या कर रही है?
तो भी एडमिनिस्ट्रेशन का सत्ता का बुरी तरह फेल्योर है। लेकिन जो लोग चाह रहे हैं कि बीजेपी किसी तरह से केंद्रीय वहां राष्ट्रपति शासन लागू कर दे चुनाव पहले, ताकि फायदा ममता बनर्जी को मिल जाए, एंटी इनकम्बेंसी को कम किया जा सके, मुझे लगता है ये भूल बीजेपी कभी नहीं करना चाहेगी। ऐसा मैं उम्मीद रखता हूं कि ये बिल्कुल नहीं करेगी। मैं इस पर डॉक्टर अजीज खान से रिएक्शन लूंगा। लेट द पीपल डिसाइड। ठीक है डॉक्टर अजीज खान, आपकी साथी पार्टी से आते हैं राशिद अल्वी साहब। सवाल यह है कि संसद से पारित कानून एक धर्म विशेष पर एक्शन कैसे हो गया? देखिए अनुराग भाई, आज अंबेडकर जयंती है। सबसे पहले तो मैं देश के सभी लोगों को मैं ऐसे मौके पे मुबारकबाद देना चाहूँगा, बधाई दे रहा हूँ। और जो ये घटना कुछ घटना घटित हो रहा है, जो कुछ दिख रहा है मुर्शिदाबाद में और अन्य जगहों पे, पहली बात तो ये सब नहीं होना चाहिए। बहुत ही शांति का माहौल होना चाहिए। मुझे लग रहा है कि ये सभी को अपील करनी चाहिए कि हमारे देश में इस तरीके की कोई भी हिंसा किसी के द्वारा भी की जा रही हो, मुझे लग रहा है वो पूरी तरह से गलत है, इसकी निंदा होनी चाहिए। ठीक है, अच्छी बात है। वो हिंदू के ऊपर अटैक हो या मुसलमान के ऊपर अटैक हो, अटैक तो अटैक है, नुकसान हमारे देश का हो रहा है और हमारे लोगों का हो रहा है। लेकिन बहुत अहम हिस्सा है, आपने एक बड़ा इंपॉर्टेंट इशू कहा। आपने कहा कि जो ये संसद में जो कानून पारित हुआ वो डायरेक्ट नहीं है, उसको लोग मानने से इनकार कर रहे हैं और उसके लिए तमाम प्रदर्शन हो रहा है। कोई बात नहीं, देखिए प्रदर्शन बहुत शांतिप्रिय ढंग से होना चाहिए। जा चुके हैं उसके फैसले से पहले। सर हिंसक, अरे सुनिए ना सर आप, अरे मैं आप ही को बोलने दूंगा। अरे सुनिए ना सर, सुनिए ना, नहीं आप मुझे बोलने दें। प्रदर्शन हिंसक नहीं होना चाहिए। लेकिन सर 91 में जो वर्शिप एक्ट आया, आप इस बात को भी समझिए, आज बीजेपी उसको नहीं मानती है। तमाम जगहों पे ऐसे हालात पैदा कर दिए गए और ये कहा जा रहा है साहब कि जो वो एक्ट पारित हुआ वो असंवैधानिक है। तो ये मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि एक तरफ आप उसे असंवैधानिक समझ कह रहे हैं जो संसद में पास हुआ, और ये भी संसद में पास हुआ, अगर उसी चीज को एक दूसरी कम्युनिटी कह रही है कितनी हिंसा हुई, संवैधानिक नहीं है, कितने घर फूके गए थे। नहीं, मुझे अजीज खान साहब ये बताइए, वर्शिप एक्ट को अगर असंवैधानिक बताया था तो उसे असंवैधानिक बताने वालों ने कितने घर फूके थे, कितने पत्थर चलाए थे, कितनी तलवारें भांजी थी, कितनी गाड़ियों को आग लगाई थी? सर मैं कह रहा हूं, मैंने पहले स्पष्ट कर दिया कि घर फूकना, पत्थरबाजी करना और किसी तरीके से हिंसक वारदात में को जन्म देना किसी भी मसले का हल नहीं है और किसी भी मसले में ऐसा नहीं करना चाहिए। हम अपनी बात रखना चाह रहे हैं, वो समझिए आप। देखिए लॉ एंड ऑर्डर ये बहुत अहम इशू है। आज उत्तर प्रदेश में आप देख रहे हैं, मुर्शिदाबाद की बात करें, उत्तर प्रदेश में कोई हिंसक प्रदर्शन नहीं हुआ। आप भटक रहे हैं, थोड़ा डिरेल हो रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि कानून व्यवस्था की आपने बात की, कानून व्यवस्था की बात होगी ना सर। आप पश्चिम बंगाल की कानून व्यवस्था पर क्या टिप्पणी करेंगे? और जो आपने कहा अपील, कानून व्यवस्था मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी होती है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अब तक कोई अपील नहीं की है, इस पर क्या कहेंगे? बोलिए सर मैं कह रहा हूं, आप पहले बात कंप्लीट करने दो। देश के माननीय अखिलेश यादव जी बड़े नेता हैं। आप तीसरे नंबर की पार्टी समाजवादी पार्टी है, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके हत्या की बात कही जा रही है। किस तरह धमकी दिया गया, किस तरह युवक ने धमकी दिया। क्या ये यहाँ के मुख्यमंत्री महोदय को इस पर संज्ञान लेना चाहिए? बिल्कुल नहीं लेना चाहिए, बिल्कुल लेना चाहिए। जो कानून व्यवस्था देख रहे हैं उनकी क्या जिम्मेदारी? मारने की धमकी तो मुख्यमंत्री को भी मिलती है। सर हमारे एक नेता, सर सुन ले मेरी बात। अरे सर सुनेंगे नहीं, अरे ऑन कैमरा नहीं मिलती है, सुनिए मेरी बात। कैमरे पे नहीं बोलते हैं लोग, सुनिए। प्रधानमंत्री की बोटी बोटी करने वाले कौन थे, कहने वाले? अरे भाई साहब आप ही के वहां लोग थे, कह रहे थे कि बोटी बोटी कर देंगे प्रधानमंत्री के शब्द, याद है आपको? अच्छा ठीक, आपने याद दिला दिया। बोलने दीजिए अनुराग जी अभी गलत हो रहा है। अनुराग जी अगर मेरा नंबर है तो मुझे बोलने दिया जाए। और अगर इस तरीके से मछली मंडी कर देंगे तो नहीं बात हो पाएगी। नहीं आप बात, प्रधानमंत्री के ऊपर गाली दे रहे हैं। दूसरी बात आप बोटी बोटी करने की बात वही बनारस है, बीच में नहीं बोले आप। अच्छा ठीक है, बोल दिया ना आपने याद दिला दिया भाई। अनुराग जी रोकिए, आप रोक दिया मैंने, अपने टाइम पे बात करें। रुकिए मेरी बात सुनिए। सर बनारस में अभी हमारे एक नेता पर किस तरह चाकुओं से हमला हुआ,
ये कानून व्यवस्था नहीं है सर। हम आपसे जानना चाह रहे हैं कि नहीं है, प्रयागराज में अभी सर एक दलित को किस तरह मार दिया गया, उसको किस तरह प्रताड़ित किया गया, किस तरह मारा गया, उसको जला दिया गया। जानना चाहता हूं, आप अपनी फिक्र में दुबले हो रहे हैं। वहां जो मुर्शिदाबाद में पलायन कर रहे हैं, उनके घर फूके जा रहे हैं, उन पर भी 2 शब्द कह दीजिए सर। आपकी हर बात से मैं इत्तेफाक रखता हूं, पर आज डिबेट का टॉपिक जो है वो पश्चिम बंगाल है, झारखंड है। सर मैं आ रहा हूं। नहीं, अरे बहुत सारे लोग हैं, आप आते रह जाएंगे। सर आप बोलने दो। बहुत सारे जब भी हिंदुओं की बात होती है, ये घुमा फिरा के जलेबी वाली बात करते हैं। क्या जो बंगाल में हो रहा है वो कम्युनल है कि नहीं है? क्या हिंदू पीड़ित है कि नहीं है? बात यही है। मैं डॉक्टर अजीज खान को जलेबी बनाने दूंगा नहीं मरती। नहीं, सीधे सीधे पॉइंट पर आइए। नहीं, हमें बात तो करने दें। हाँ करें ना, बात मुद्दे पर बात नहीं है। हम कह रहे हैं कि कहीं पर भी लॉ एंड ऑर्डर का मसला हो, सर सुन ले मेरी बात, कहीं पर भी लॉ एंड ऑर्डर का मसला हो वो बिल्कुल सहनीय नहीं है, उसको नहीं सहा जा सकता। विनोद जी आ रहा हूं, कतई नहीं होना चाहिए। सर मुझे बोलने दें। और ये अगर कहा जाए बोल रहे हैं आप बाइफरकेट करेंगे। अरे भैया 3 मिनट से ज्यादा बोल रहे हो, मेरे डबल टाइम बोल कर लिया। क्योंकि ये नहीं बोल सकते कि हिंदू पीड़ित है, मुंह से बोलो कि हिंदू पीड़ित है। अरे आप कम्युनल और सेक्युलरिज्म है ना, क्या हिंदू पीड़ित है कि नहीं बंगाल के अंदर? क्यों हमेशा हिंदू टारगेट होता है बंगाल के अंदर? अखिलेश यादव ने अपने पब्लिक स्टेटमेंट में ये जस्टिफाई करा था और कहा था इसके लिए भाजपा जिम्मेदार है। आप क्या बात कर रहे हैं? लॉ एंड ऑर्डर ममता बनर्जी का सब्जेक्ट है। आप मुझे एक बार, सेक्युलर व्यक्ति है अजीज भाई, बताइए हिंदू पीड़ित है कि नहीं है? क्या ये कम्युनल है कि नहीं है? हिंदू पलायन कर रहा है। सर आप डाइवर्ट कर रहे हैं। अरे क्या डाइवर्ट कर रहा हूं? मैं सच्ची बात कर रहा हूं। क्या गलत बोला मैंने फैक्चुअली? अच्छा क्या डाइवर्ट कर रहे हो? अच्छा ये बताइए प्रदीप भंडारी क्या डाइवर्ट कर रहे हैं? सर बोलने दीजिए। हाँ सर मैं ये कह रहा हूं, देखिए हमारा हिंदू भाई, उसकी अगर हत्या हो रही है यहाँ बांग्लादेश में, मैं जानना चाह रहा हूँ। अगर क्या मतलब है? अरे भाई आप अनुराग भाई भांगर के अंदर सुनिए ना, कहीं पर भी हत्या हो रही है। जानकारी की बात है। अजीज भाई आप अपनी जानकारी दुरुस्त कर लें, क्योंकि इसमें अगर नहीं लगता है। आप बीच में आ जा रहे, 4 लोग आ जा रहे, कैसे बात रखा जाएगा? अरे 4 मिनट से बोल रहे हो, ये नहीं बोल पा रहे कि हिंदू पीड़ित है और आपको जानकारी भी नहीं है। अजीज खान आपको जानकारी भी नहीं है कि हिंदुओं की हत्या हो रही है कि नहीं हो रही। आप अगर लगा रहे हैं उसमें, आप अगर लगा रहे हैं तो जानकारी दुरुस्त कीजिए। आपने इंटरप्ट किया है, जानकारी दुरुस्त कीजिए। विनोद बंसल, दिक्कत यही है कि खंडन तो कर रहे हैं हिंसा का, कानून व्यवस्था पर सवाल तो उठा रहे हैं, लेकिन साफ तौर पर नहीं कह रहे कि ममता बनर्जी का फेलियर है। अनुराग जी देखिए, इसका इकोसिस्टम को समझना पड़ेगा आपको। एक वो राज्य जिसमें कि बीएसएफ पर जाते के साथ हमले हुए, एक नहीं 2-3 बार हमले हो चुके, और एक वो राज्य है जिसने सीबीआई को डायरेक्टर को नहीं छोड़ा, ईडी को नहीं छोड़ा, इनकम टैक्स ऑफिसर को नहीं छोड़ा, कोई भी सेंट्रल फोर्सेज, सेंट्रल अधिकारी जो है ना, सेंट्रल एजेंसीज अगर कोई इन्वेस्टिगेशन के लिए जाती है तो बंगाल में उस पर हमला निश्चित है। एक बात। दूसरी बात आप देखिए कि ये जो कांग्रेस और कांग्रेस के कुनबे के लोग जो जिस तरह की धृष्टता कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि एक्शन का रिएक्शन है, मैं कहना चाहता हूं कि क्या तालाब में और पानी की टंकी में जहर डाल के मारना चाहते हो लोगों को? ये एक्शन के रिएक्शन है क्या? आप मुझे बताइए, 79 लोगों को जो 2 लोग मरे हैं वहां पर इसमें मुर्शिदाबाद में, वो दोनों की दोनों दलित हैं, लेकिन डॉक्टर अजीज खान उस पर कोई शोक जाहिर करेंगे क्या? उनके ये जो पूर्व मुख्यमंत्री जाकर के वहां पर कोई सजदा करेंगे क्या कि आखिरकार जिहादियों ने दलितों को क्यों मारा? आप मुझे बताइए, आखिरकार ये जो बात कर रहे हैं कि ये कानून ऐसा है, कानून वैसा है, ये बंगाल की मुख्यमंत्री शायद भूल गई कि बंगाल की मुख्यमंत्री है, बांग्लादेश की नहीं है। ये सोच रही है मैं बांग्लादेश की मुख्यमंत्री हूं इसलिए कानून को लागू नहीं करने दूंगी। मैं कहना चाहता हूं कि ये दृश्यता मत कर देना। ये भारत की संसद के द्वारा बना हुआ कानून है, संपूर्ण भारत पर लागू होगा। तुम्हारी कोई औकात नहीं है कि कानून को लागू नहीं करने देंगे। तीसरी बात ये कि देखिए, जिस तरह से ये चाहे अजीज खान हो या इनका अजीज और कोई गैंग हो, ये सारे के सारे गैंग मिलकर के मुस्लिम पार्टी है, वो गैंग नहीं है भाई। डॉक्टर अजीज खान समाजवादी पार्टी से आते हैं, एमआईएम से आते हैं। देखिए, पार्टियां शांति की बात करती हैं, पार्टियां सौहार्द की बात करेंगी, पार्टी देश के विकास की बात करेंगी। कर तो रहे थे वो, लेकिन ममता बनर्जी का नाम लिए बिना शांति और सौहार्द की बात कर रहे थे। काम करते हैं, हिंसा को भड़काते हैं। ठीक है। ये सारे के सारे लोग देखिए, मुर्शिदाबाद में 500 परिवार पलायन को मजबूर हो गए। आज मेरा वीएचपी का डेलीगेशन उन सारे पीड़ित परिवारों से मिला है अनुराग जी, और उनसे मिलकर के उनके हालचाल जाने हैं। उनकी समस्या अगर आप सुनोगे तो आंखों में से आंसू भर बहेंगे। आप सोचिए, उन्होंने जिस तरह से बयान किया कि हमें इसलिए मारा गया कि हमने मोदी को वोट डाला,
ये कह करके मारा गया। कमाल की बात है, राजनीतिक वेंडेटा इतने जबरदस्त है। अभी आपके पैनल में एक सज्जन बोल रहे थे कि चुनाव आ गए इसलिए ऐसा हो रहा है। मैं कहता हूं पोस्ट पोल वायलेंस भूल गए क्या? ममता जी जिस दिन मुख्यमंत्री बनी थी, जब शपथ ग्रहण ले रही थी, उसी समय बंगाल में किस तरह से हिंदुओं पर हमले हुए थे, और स्वयं जो है राज्यपाल मोटरसाइकिल पे बैठ करके अपनी जान हथेली पे लेकर के बंगाल के कोने कोने में घूम रहे थे। क्या भूल गए आप वो दृश्य कि किस तरह से हिंदुओं को न सिर्फ मुर्शिदाबाद में बल्कि वो स्वयं कलकत्ता के अंदर चला गया, भगवा झंडे को लाल करके आपके पास और इस्लामिक कट्टरपंथ का जो फिलिस्तीन का झंडा लहराओगे, ये कौन बर्दाश्त करेगा? अच्छा ठीक है, आदिल हसन, राजनीतिक विश्लेषक ये मानते हैं कि ये सब कुछ जो हो रहा है ये एंटी वक्फ कानून जो नेता हैं या फिर जो मौलाना हैं, आपके धर्मगुरु हैं, उनके भड़काऊ बयानबाजी से हो रहा है। और आपके जो बैरिस्टर साहब हैं उनका भी हमने भाषण सुना था कि कब जागोगे, जब तुम्हारे कब्रिस्तान लूट लिए जाएंगे, जब कब्रिस्तान खत्म कर दिए जाएंगे, जब तुम्हारे हिस्से कुछ नहीं बचेगा तब जागोगे। आपको नहीं लगता कि अगर आप सुप्रीम कोर्ट गए इस कानून के खिलाफ तो वहां का फैसला आने से पहले आपको यह अपील भी करनी चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले तक का इंतजार किया जाए, आपको हिंसा का विरोध करना चाहिए, आपको उसे कंडम करना चाहिए? मेरे लीडर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने साफ साफ कहा है कि आप प्रोटेस्ट हमारा राइट है, प्रोटेस्ट हमारा संवैधानिक अधिकार है। आज जय भीम, जय, आज बाबा साहेब अम्बेडकर का दिन है। इसी बाबा साहेब अम्बेडकर की देन है जिस आरएसएस ने, जिस सावरकर ने, जिस गोवलकर ने संविधान की प्रतियां जलाई थी, संविधान को बोला था विदेशी किताबों की बना संग्रहण है। बाबा साहेब अम्बेडकर आपने बोलने दीजिए, आदिल भाई को बोलने दीजिए। अम्बेडकर जी ने कहा था, अरे यार बोलने देना यार, डिवीजन हो गया, बोलने दीजिएगा। अच्छा गाड़ी है बंसल, इस तरह से इंटरप्शन नहीं। देखो वो आदिल हसन 32 मिनट से चुपचाप सबको सुन रहे हैं, उनको सुन लीजिए। आदिल बोलिए। बिना ब्रेक की गाड़ी है ये आदमी। इनको बाबा साहब के बारे में बोलने का कोई अधिकार नहीं। बाबा साहब अम्बेडकर, ये धर्म गुरु आपको आपत्ति है, आप दर्ज कराइएगा, आप आपत्ति दर्ज कराइएगा। अच्छा आप आपत्ति अपनी बारी में दर्ज करा दीजिएगा। आदिल हसन बोलिए। अनुराग भाई, इस देश का पहला आतंकवादी जो नाथूराम गोडसे का चेला बैठे हुए बंसल, तो अपने मुद्दे पर आइए, मुद्दे पर आइए। देखिए इस तरीके की बात बोलेंगे तो फिर आपत्ति दर्ज होगी। सुनिए, संविधान की प्रतियां जलाए थे तो इन लोग क्या कहेगा? औरंगजेब, मैंने आपसे संविधान की प्रतियां जलाए थे, सावरकर, गोवलकर, देश के इतिहास में इसमें कोई बुरी बात है, ये सच्चाई है कि वो अपने लोगों से कहें कि प्रोटेस्ट करो। अरे प्रोटेस्ट तो उत्तर प्रदेश में भी हो रहा है, लेकिन यहां हिंसा नहीं हो रही। अनुराग भाई सुनिए, हम किसी भी हिंसा का, किसी भी तरीके से पूरे देश में, पूरे भारत में किसी भी तरीके का हिंसा हो, चाहे पहलू खान हो, तबरेज अंसारी हो या मुर्शिदाबाद हो, चाहे अखलाक हो, किसी भी हिंसा का हम कंडेम करते हैं। हम ये अनुरोध करते हैं। लेकिन आदिल भाई मेरी आपत्ति है कि हिंसा के आरोपियों को दिल्ली विधानसभा में टिकट दे देते हैं आप। उसका अभी तक, जब अमित शाह को मिल सकता है, सुप्रीम कोर्ट तरीपार किया था, ये क्या बात हो गई? ये क्या बात हो गई? तमीज से बात करो। मैं आपत्ति दर्ज करूंगा। ये गलत बात है, फैक्चुअली भी गलत बात है। अरे अमित शाह भी तड़ीपार हुए थे, अमित शाह भी अनपढ़ रज़ाकारों का वंशज आदिल हसन, अरे भंडारी दलाल, फैक्चुअली भी गलत है और हिम्मत मत करना। प्रदीप फैक्चुअली गलत बात कह रहे हैं। प्रदीप आपने आपत्ति जताई। भंडारी दलाल, अरे भंडारी दलाल, रिया चक्रवर्ती, अरे नहीं, ये आपत्तिजनक, ये आपत्तिजनक। नोटा के बराबर वोट आते हैं, अपने घर में अपने माता पिता से ऐसे बात करते हैं। आदिल हसन, सही है, क्यों आदिल हसन? ओवैसी ने ये सिखाया तुझको? आप संयमित रहिए भाई। आप आदिल हसन क्यों बन रहे हैं और आदिल हसन इस तरीके की बात क्यों कर रहे हैं? आप संयमित रहिए दोनों। बोलिए आदिल बोलिए। कैसे बोल सकता है? कैसे बोल रहा है पंचर? और ये आप इसको मना नहीं कर रहे हैं? नहीं, मैं आपत्ति, अरे मैंने उनको आपसे पहले टोका है भाई, आपसे पहले टोका। किसी भी तरह की आपत्तिजनक शब्दों को मैं गलत बात है, गलत बात सुनिए। हाँ नहीं, रिया चक्रवर्ती बैठे, जी टीवी ने माफी मांगा। अरे आदिल हसन जी, आपको तमीज से बात कर रहा हूं। तुम्हारे माता पिता ने आपको ये संस्कार सिखाए होंगे, तो तमीज से बात करो, मुद्दे पे बात करो। ओवैसी ने ये सिखाया क्या बैरिस्टर होते हुए भी? आप आज में रहिए, आदिल हसन आज में रहिए, आज की डिबेट में रहिए। माफी मांगो जाके उसके घर से, रिया चक्रवर्ती से माफी।
अरे आदिल हसन, नहीं, आदिल हसन थोड़ा ब्रेक ले लिए। मैं आता हूं आपके पास, आप थोड़ा सा डिरेल हो रहे हैं, आप पर्सनल अटैक्स पर आ रहे हैं। इन्होंने पर्सनल अटैक किया, मैंने आपत्ति जताई, ये चुप हो गए, उसके बाद इन्होंने कुछ नहीं कहा। मैं आता हूं आपके पास। आचार्य विक्रमादित्य, हिंदुओं का पलायन, हिंदुओं की हत्या, वो भी इस कानून के विरोध में हो रहे प्रदर्शनों से जोड़ करके उसे देखा जा रहा है, क्योंकि पश्चिम बंगाल में या तो चुनाव आते हैं तब ऐसा होता है, या फिर इन प्रदर्शनों के बहाने ऐसा हुआ है। सवाल यह है कि वजह चाहे जो रही हो, लेकिन यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। देखिए अनुराग जी, दुर्भाग्यपूर्ण तो यह है कि इस भारत के अंदर जो संविधान के अनुसार देश चलता है, सर्वधर्म समभाव की बात करता है, वहां के एक सूबे का मुख्यमंत्री कहता है आप गंदे हैं, आप गंदे हैं। हिंदू धर्म के आप देखती है ना, हमारे मुझे गंदा कह लीजिए, मुझे बताइए ना, धर्म को गंदा कह रहा है। यहाँ मुझे बताइए, यहाँ पर एक स्पेसिफिकली जिस धर्म ने, जिस पंथ ने पूरे भारत के अंदर डायरेक्ट एक्शन डे किया, हिंदुओं को जगह जगह काट दिया गया, उनको गुंडा तक कहने की, और हिंदू धर्म को गंदा शब्द उच्चारण बाद भी आज वो उस पीठ पे आसीन है और हिंदू शांत होकर सुन रहा है। ये हमारी सहिष्णुता है, ये हमारी सहिष्णुता है। मैं कहूंगा वास्तविक तौर पर ऐसे मुख्यमंत्री को यही करवाना है, यही करना चाहते हैं। वो नहीं चाहते कि हमारा सिर हमारा धड़ के ऊपर विद्यमान हो, और वो करवा के दिखा रही है, वो करवा के दिखा रही है। जो इस देश में 1947 से हुआ डायरेक्ट एक्शन डे, जो कश्मीर के अंदर हिंदुओं को 1990 के अंदर काट दिया गया, वही आज जबरदस्ती आज ममता बनर्जी वहां करवाने के लिए पूरी तरह से आमादा है, और वही करने जा रही है। और यहां पर मुर्शिदाबाद के अंदर मैं कहूंगा पूरे बॉर्डर एरियाज देख लीजिए, एक एक डिस्ट्रिक्ट देख लीजिए, वहां जो स्थिति मची हुई है, कैसे इनके रहते रहते उन डिस्ट्रिक्ट्स की पूरी तरह से डेमोग्राफी बदल दी गई। यहां जहां 30% थे, वहां बढ़कर इन 20 सालों के अंदर वहां 70%, 80%, और हिंदू भगा दिए गए। हिंदू कहां चले गए? मार दिए गए। जो बांग्लादेश में हो रहा है वही बंगाल के अंदर आज मचा हुआ है। और जिस सूबे की मुख्यमंत्री जिस प्रकार की शब्दावली का उपयोग कर रही है, आप समझे, हमें गंदा कह दिया गया, हमारे धर्म को गंदा कह दिया गया, हमारे माँ बाप को गंदा कह दिया गया, और हम बैठ के सुन रहे हैं। मैं कहूं दुर्भाग्यपूर्ण है। और इसके लिए तो हिंदू जागेगा, जिस दिन जागेगा ना, उस दिन ना तो इनके घर में कुंभे में कोई बचने वाला है, ना इनका ऐसे सफाई होगी। बहुत सारे आए जिन्होंने कहा इस प्रकार की, और ये ट्रेंड चालू हो गया है, साउथ इंडिया से लेकर हर जगह हिंदू धर्म पे आघात करो। अरे गुंडागर्दी कौन कर रहा है? मुर्शिदाबाद में कर रहे हैं। और यहां बैठे हुए लोग आज जो बाबा साहब के लिए, मुझे अभी लगा, अभी अजीज खान साहब बैठे हैं, उन्होंने शुभकामना तक नहीं दी। अगर आप रिपीट करके देख लीजिएगा, क्योंकि उनकी कितनी अफेक्शन है बाबा भीमराव अंबेडकर से, इनके दिल को चीर के देख सकते हैं, तो समझ लीजिएगा अंदर से किल से बैठे हैं, अंदर से कितना संविधान का अपमान करते हैं। सुप्रीम कोर्ट के जज को गाली देते हो भाई, सुप्रीम कोर्ट के जज को गाली दी। इस देश में 1987 के अंदर देखा, शाहबानों के अंदर सुप्रीम कोर्ट के जज तक को नहीं छोड़ा जिस कौम वाले लोगों ने, तो वो आज संविधान की दुहाई दे रहे हैं। समय की कमी है। मुमताज आलम रिजवी, देश जानता है। मुमताज आलम रिजवी, ये देश जितना हिंदुओं का है उतना ही मुसलमानों का भी है, इस बात से किसी को आपत्ति नहीं है। लेकिन आपको क्या इस बात की तकलीफ नहीं होती कि मुसलमानों को टारगेट करती हैं राजनीतिक पार्टियां, उनका कंधा इस्तेमाल करती हैं अपनी बंदूक चलाने के लिए, और वो हो जाते हैं इस्तेमाल? नहीं, बिल्कुल। और मुझे लग रहा है सबसे पहले मैं एक तस्वीर बहुत देर से दिखाना चाहता हूँ। शांति प्रिय और डरे हुए ये लोग हैं, इनको अगर क्लोज कर दिया जाए तो इसमें दिख जाएगा अनुराग भाई कि डरे हुए लोग हैं। अभी करनी सेना इतना डरे हुए थे कि तलवार लेके उनको निकलना पड़ा। करनी सेना के एक्शन को डरे हुए एक्शन नहीं मानेंगे? नहीं, डरे हुए थे। नहीं, मैं एक्शन इस देश के अंदर हिंदू को रहने नहीं देंगे तो क्या हिंदू गर्दन कटवाता है? गर्दन कटवाता है। मुझे बताइए, इस देश के अंदर औरंगजेब की सपोर्ट करने वाले लोग इस देश में आतंकवादियों की सपोर्ट करते हैं। अरे नहीं, पॉइंट पर मैं हिंसा को इंडोर्स नहीं करता, मैं हिंसा को इंडोर्स नहीं करता। करनी सेना ने जो हिंसा की वो बिल्कुल गैर कानूनी थी, नहीं करनी चाहिए, लेकिन उनका आरोप था कि उन पर पहले पत्थर बरसाए गए सांसद के घर से। दूसरी बात, उस सांसद ने आपत्तिजनक बोला राणा संगा के बारे में, गद्दार कहा, तो वो रिएक्शन था एक्शन का, जैसा कि एक परंपरा नहीं, मैं इसलिए ये बात कह रहा हूं राशिद अलवी जिस कि अगर मुसलमान काली पट्टी बांध ले तो उस पर मुकदमा दर्ज हो जाए। अगर मुसलमान काली पट्टी बांध ले तो उस पर मुकदमा दर्ज हो जाए, 2 लाख का मुचलका हो जाए। लेकिन लोग नंगी तलवारें लेकर के धमकी देते हुए जाएं। मैं डरे हुए जो बता रहा हूं, एक मिनट रुक जाइए, मैं आपके समय कम है और मैं आखिरी तक सुनता रहा। दूसरी चीज ये कि देखिए, मैं तो ये कहता ही हूं कि बंगाल में
बीजेपी और टीएमसी की मिली भगत है, वहां पर मिल करके दोनों लोग खेल कर रहे हैं। एक मुस्लिम पोलराइजेशन, एक हिंदू पोलराइजेशन, और दावे के साथ कह रहा हूं, और दोनों लोग मिले हुए वहां पे। वरना मैं कह रहा हूं कि अरेस्ट करो ममता बनर्जी को, वहां लगाओ राष्ट्रपति शासन, लेकिन ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि दोनों की राजनीति वहां पर सिद्ध होती है। कल ठीक है, कल ठीक है, ठीक है, मेरे पास समय, और हम तो चारों बेचारों दोनों हैं। मेरे पास समय खत्म हो चुका है। जरूरी हुआ तो कल इस मुद्दे पर फिर हम डिबेट को यहीं से टू बी कंटिन्यू करेंगे, आगे बढ़ाएंगे। अभी सभी पैनलिस्ट का बहुत बहुत धन्यवाद, आप दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। कल शाम 5 बजे फिर किसी मुद्दे पर ठोकेंगे ताल, पूछेंगे सवाल। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे इजाजत दीजिए। एक बहुत अहम बात आपको याद दिलाता चलूं, आज रात 9 बजे जी न्यूज पर देखिएगा आपका वही पुराना डीएनए नए अंदाज में, बुलंद आवाज में विश्वसनीय संवाद होगा और 100% राष्ट्रवाद होगा राहुल सिन्हा के साथ।